तो दोस्तों, आज हम लेसन नंबर सेकेंड में आए। हमारा लेसन नंबर सेकेंड है यूरोप और भारत। यूरोप, आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंट के बारे में, तो यूरोप के बारे में आपको पता होगा। तो हमें यहाँ पे यूरोप के बारे में जानकारी मिलेगी और यहाँ पे हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूरोपियन कंट्री में अगर आप देखोगे तो इंडिया के जस्ट एशिया के ऊपर आप देखोगे तो यूरोप आता है। यूरोप में तो वहाँ से यूरोप और भारत का असर एक दूसरे पे क्या था, उसके अगर आप देखोगे तो अंग्रेज़ जो हैं वो यूरोप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ने वाले कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई यूरोप में जिसका असर हमारे भारत पर पड़ा, क्या क्या क्रांतियाँ हुई वहाँ पे, उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा का पूरा हम एक एक ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1900, एक्चुअली यहाँ पे डेट प्रॉपर नहीं है तो जाने दो। ऑटोमन तुर्कियों ने डैश शहर को जीत लिया था। कौन सा ऐसा शहर था जिसे उन्होंने जीत लिया था? ऑटोमन तुर्की। जो ऑटोमन तुर्की थे उन्होंने कौन सा जीता था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ में हुआ। सबसे पहले औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अंग्रेज़ों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास किसने किया? अंग्रेज़ों ने जो अवैध व्यापार कर रहे थे, जो इलीगल जो वो ट्रेड कर रहे थे, उसे रोकने का काम किसने स्टार्ट किया? बाद में निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करो। उपनिवेशवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद क्या होता है? पुनर्जागरण युग क्या होता है? पूंजीवाद क्या होता है? निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला की पराजय हुई। क्यों पराजय हुई? बाद में यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों को खोजना। यूरोप के जो देश थे उन्हें एशिया आने के लिए अचानक से प्रॉब्लम क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक रास्ता था बीच का, वो ब्लॉक हो गया, उसे किसी और ने जीत लिया। जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। तो ऐसा इसके बारे में पढ़ने वाले। यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने लगे। यूरोप के जो शासक थे यूरोप में जो शासक थे, मतलब जो वहाँ पे राज करते थे, उन्होंने व्यापारिक कंपनियों को सैनिकीय संरक्षण मतलब कि उन्हें सोल्जर प्रोटेक्शन देने लगे और व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने लगे। पाठ की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करें। अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर कौन पहुंचा सबसे पहले? समुद्री नाविक। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस। बाद में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदर कहाँ पर पहुंचा? तो हम वन बाय वन हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, अब टेंशन मत लेना। पहला, आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों अथवा घटनाओं का परिणाम भारत पर दिखाई देता था। अंततः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं, जो यूरोप में कुछ घटनाएं होती थी उसका असर भारत पर भी होता था। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अचानक से यूरोपियन लोगों को भारत के लिए नया मार्ग ढूंढने की क्यों आवश्यकता आई, ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले पुनर्जागरण युग। पुनर्जागरण मतलब फिर से हमें जीना है, ऐसा युग। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच की शताब्दी है। यूरोप का जो इतिहास था वहाँ पे अंतिम मतलब मध्य, जो हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं ना, बीच का पीरियड, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक, तो वो 13वीं से 16वीं शताब्दी था। ये शताब्दियाँ पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती थी। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। तो इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें जैसे अलग अलग चीज़ें हुई। अंततः इस युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है। पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक और रोमन परंपराएं पुनर्जीवित हुई। पुनर्जागरण में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में, कलाओं में, स्थापत्य में, दर्शन शास्त्र में ग्रीक और रोमन परंपराएं पुनर्जीवित हुई। मतलब यूरोप में ग्रीक की जो परंपराएं हैं और रोमन की जो परंपराएं थी वो आने लगी। इसके द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने से प्रेरणा मिली। पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्व प्राप्त हुआ। सबसे मेन जो पुनर्जागरण युग था उसमें मानवता को महत्व प्राप्त हुआ। उस समय मानव को
महत्व दिया जाने लगा। मनुष्य का मनुष्य की ओर देखने की दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। मनुष्य मनुष्य को जिस निगाह से पहले देखता था वो चीज़ों में एक परिवर्तन हुआ पुनर्जागरण युग में। बाद में लियोनार्डो द विंची, आपको पता होगा, इन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सफ़र जैसे बड़े बड़े इन्होंने ड्राइंग को क्या किया, बनाया है। पुनर्जागरण युग का सर्व गुण संपन्न व्यक्तित्व माना जाता है इन्हें। वह अनेक शास्त्रों और कलाओं से पारंगत था। शिल्पकला और स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर उसका असाधारण अधिकार था। परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुआ। मतलब कि बाकी जो चीज़ें थी उस पर इतना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट, मतलब इतना महत्व नहीं देते थे लोग उसे, पर ड्राइंग के मामले में नंबर 1 था। उन्होंने मोनालिसा, आपको पता होगा, द लास्ट सफ़र जैसे एक बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया। मोनालिसा तो जो है उनके नाम से जाना जाता है कि मोनालिसा का ड्राइंग बनाने का जो सबसे बड़ा कारनामा जिन्होंने किया उनका नाम है लियोनार्डो द विंची। इसके बाद धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य बना। पुनर्जागरण आंदोलन ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया। ज्ञान, विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्रों में हम पुनर्जागरण आंदोलन को देख सकते हैं। पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। पुनर्जागरण युग में कलाओं और साहित्य और कलाओं दोनों के अंदर जो अलग अलग कलाएं रहती थी, जैसे कि अभी चित्रकला एक तरह की कला है। साहित्य मतलब लोग लिखते जो थे, तो उसके अंदर मानवीय भावनाओं और उनकी संवेदनाओं मतलब कि उनकी जो फीलिंग्स होती थी उन्हें व्यक्त किया जाने लगा। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। जैसे कि अब समझो मेरे यहाँ पे भाषा हिंदी है तो हम हिंदी में लिखेंगे, कहीं पे मराठी है वहाँ मराठी में लिखेंगे, कहीं गुजराती वहाँ गुजराती में लिखेंगे। प्रदेश की भाषाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। अब देखो, जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग, याद रखना नाम, जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। तो छपाई यंत्र सबसे पहले कहाँ पे आविष्कार हुए? जर्मनी में। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएं, ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों में होने लगा। सीधी सी बात है, अगर छपाई यंत्र, प्रिंटिंग अगर अच्छे से होने लगे तो लोगों तक चीज़ें पहुंचने लगेगी। धार्मिक सुधार आंदोलन, वो हमने पढ़ा कि पुनर्जागरण काल में लोगों ने मनुष्य की भावनाओं को, मनुष्य की फीलिंग्स को, संवेदनाओं को व्यक्त किया था और मनुष्य को मनुष्य की तरह व्यवहार, मतलब मनुष्य को एक मनुष्य की तरह मनुष्य के साथ बर्ताव किया जाने लगा पुनर्जागरण काल में। तो पुनर्जागरण काल में मनुष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने, मतलब स्वतंत्र बुद्धि मतलब खुद के दिमाग से, और विवेक मतलब लोगों के मन में प्यार दूसरों के प्रति से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, रोमन लोगों का कैथोलिक चर्च जो था, उसकी पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। उसकी जो धर्म के प्रति उनकी जो संकल्पनाएं थी, वो जैसे धर्म के प्रति अपने आप को व्यक्त करते थे, उसकी आलोचना मतलब कि वो उससे खुश नहीं थे, मतलब वो उन्होंने उनकी मतलब तारीफ नहीं की, बुराई की। ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे। ईसाई जो धर्मगुरु रहते थे वो लोग कैसे अज्ञान थे तो उसका फ़ायदा उठाकर वो लोगों को कर्मकांड का ढोल पीटते थे। लोगों को अलग अलग प्रथाओं में फंसा कर रखते थे। धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। कर्मकांड मतलब क्या होता है कि धर्म के नाम पर लोगों को लूटना, धर्म के नाम पर लोगों को फंसाना। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन हुआ, और इसके लिए बोला रोमन कैथोलिक चर्च का ऑलरेडी जो विचारक थे उन्होंने उसका आलोचना की। ईसाई धर्मगुरुओं ने भी उसका लाभ ईसाई धर्मगुरु ने लोगों के अज्ञानों का
लाभ उठाकर उन्होंने कर्मकांड किया। बाद में धर्म के नाम पर लोगों को वो लूटते थे और इसके विरोध में यूरोप में एक आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन। अगर आपसे कोई पूछे कि धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, तो यूरोप में धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाता था, लोगों के साथ कर्मकांड किए जाते थे। इसी के विरुद्ध में यूरोप में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे ही हम धार्मिक सुधार आंदोलन बोलते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्रों में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। भौगोलिक खोज। ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, आपको याद रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन है। ऑटोमन तुर्कों ने कौन सा बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, किसकी राजधानी, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारी मार्ग थे। देखो, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर था ये यूरोप और एशिया को क्या करता था, ज्वाइन करता था, और इसे ऑटोमन तुर्कों ने जीत लिया था। और ये यहाँ से इन्होंने रास्ता बंद कर दिया जिससे यूरोप के लोग एशिया नहीं जा पाते थे, और तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने के लिए नए मार्गों की खोज की आवश्यकता अनुभव हुई और इसी भौगोलिक खोज का नया युग प्रारंभ हुआ। और यहाँ ही से, जब बोलते हैं ना, कुछ हमारे साथ अगर बुरा होता है तो हमारे साथ बहुत अच्छा भी होता है। अगर हम 3 दिन अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो चौथे दिन बहुत अच्छा ही होता है। तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करो। तो भौगोलिक खोज 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकले। अभी अराउंड वहाँ पे 1400 है आई थिंक, क्योंकि वो लिखा नहीं है नंबर, 1453 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 15वीं शताब्दी है। तो 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविक थे, अब क्या हो रहा था पता है, वो बार बार एशिया आते जाते थे, पर बीच में तुर्की लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। बोलते कि कॉन्स्टेंटिनोपल हम जीते तो हम जाने नहीं देंगे। तो बोला भाई मत जाने देना, कौन सा हमको फ़र्क पड़ता है। तो फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक समुद्री यात्रा के लिए जलमार्ग की खोज शुरुआत की। भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डायस चल पड़ा, परंतु वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। देखो, अब भारत की खोज करने के लिए, आपको पता है एशिया भारत में, अब भारत की खोज करने के लिए यहाँ से यूरोप से एक पुर्तगाल से यहाँ से एक पुर्तगाली नाविक जो था वो चल पड़ा, और चलते उसने इंडिया खोजने के बदले उसने अफ्रीका खोज डाला, और अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप तक जा पहुंचा। मतलब अफ्रीका का जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे वो आके जा पहुंचा, उसे ऐसा लगा ये इंडिया है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्यों खोजने की प्रथा क्यों प्रारंभ हुई, क्योंकि ऑटोमन तुर्कियों ने क्या किया था, जो रास्ता था वो उसको क्या कर दिया, वो जो ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन जो साम्राज्य थी उसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसे जीत लिया था, जिससे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। बोलते भाई हमारे एरिया से तुमको जाने ही नहीं देगा, तो तुमको जो करने का तुम कर लो, पर अपन जाने नहीं देगा। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से रास्ते के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यूस डायस जो था वो यहाँ से खोजने के लिए चल पड़ा, और चलते चलते इसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर जा पहुँचा, और वहाँ पे उसने कैप ऑफ गुड होप तक पहुँचा। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर जा पहुंचा। अब सोचो, अब दूसरा कोलंबस भी निकला। अब कोलंबस भी भारत ढूंढने के लिए निकला था, पर वो कहाँ पे जा पहुंचा, अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच गया, अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर। अब आप समझो, ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल के यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे जाके अमेरिका है। तो यहाँ से खोज करते ये इसके पूर्वी तट पे जा पहुँचा। सोच लो, उल्टा ही चले गया वो। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुँचा। तो
पुर्तगाली नाविक जो था वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा करते हुए, तो देखो सबसे पहले कौन निकला था, बार्थोलोम्यूस डायस, पर वो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक जाकर रुका। दूसरा क्या निकला, कौन निकला, कोलंबस, वो भाई जाके भारत की खोज करने के बदले अमेरिका की खोज कर पहुँचे। और तीसरा कौन निकला, वास्को द गामा। वास्को द गामा जो था वो भारत की खोज करते हुए, मतलब दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे अगर आप देखोगे तो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे इंडिया है, तो दक्षिणी छोर से घूमते घूमते इंडिया पहुँच गए। देन अगर आप यहाँ पे अब राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्रांतियाँ हुई, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या क्रांति हुई, तो राजनीतिक क्षेत्र के क्रांति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी में कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। यह युग क्रांतिकारी युग के रूप में जाना जाता है। यह कालखंड में इंग्लैंड संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ, कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में बदलाव हुआ, बिल ऑफ राइट्स के नाम कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए और संसद की प्रभुता समाप्त हुई। संसद की संप्रभुता समाप्त हुई। तो बिल ऑफ राइट्स के कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए मतलब कम हो गए राजा के अधिकार, और संसद की संप्रभुता स्थापित हुई, मतलब कि संसद मतलब अधिकार में आया। पहले राजा का राज चलता था, बाद में संसद के बारे में आया। हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेरिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, आपको पता होगा कि अमेरिका जो अंग्रेज जो लोग थे, मतलब जो अंग्रेज जो लोग थे, मतलब यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने अमेरिका के अराउंड 13 जो उपनिवेश थे उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब 13 उपनिवेशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब कब्जा करने के बाद वो क्या करते थे पता है, कि उसे अपने कब्जे में रखने के, जैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर किया था वैसे उन्होंने वहाँ पे, जैसे यूरोपियन लोग ने वहाँ पे भी किया, पर उन्होंने भी बहुत ही लड़ाइयाँ हुई और अराउंड 1776 के आसपास अमेरिका क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ घटित हुई उसकी पृष्ठभूमि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का भी विचार करना आवश्यक है। अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के पश्चात यूरोप के देशों का ध्यान इस महाद्वीप की ओर आकृष्ट हुआ। आपको पता है कि कोलंबस जो था वो अमेरिका महाद्वीप की ओर पहुंचा। बाद में साम्राज्यवादी यूरोपीय देश ने अमेरिकी महाद्वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए। बाद में यूरोपीय लोगों ने अमेरिका महाद्वीप में अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए। प्रारंभ में इंग्लैंड इन उपनिवेश पर कहने के लिए वर्चस्व था। स्टार्टिंग में इंग्लैंड इस उपनिवेशों पर बस कहने के लिए वर्चस्व था, परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर ला दिए। बाद में इंग्लैंड ने जो अमेरिका के ऊपर बहुत सारे कर, मतलब बहुत सारे टैक्सेस ला दिए। अमेरिका के इस उपनिवेश में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेश के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशों के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा की। मतलब वहाँ पे अमेरिका के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो इंग्लैंड ने लड़ाई की घोषणा कर दी। और अमेरिका के इस उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज वाशिंगटन, बहुत ही बड़ा नाम है, आपको पता होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट यही बने थे अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया। उपनिवेशों की सेना की विजय हुई। यह घटना अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के नाम से जाना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उदय हुआ जिसके शासन प्रणाली, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान मिला। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड में जो लिखित संविधान है वो किसका है, अमेरिका का है। हमारा भी जो संविधान है वो लिखित पे है, तो हमने लिखित संविधान का जो कंसेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। फ्रांस की राज्य क्रांति, अब ये देखो यूरोप का असर, यूरोप का अगर आप देखोगे तो वहीं पे बाजू में आपको फ्रांस भी दिखाई देगा। तो फ्रांस का जो असर था, फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई वहाँ पे क्यों हुई, तो फ्रांस की जनता ने वहाँ के निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र और रियासतदारी व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन किया। यह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति, मतलब कि वहाँ पे जो निरंकुश, मतलब एक राजा का राज्य चलता था, अन्यायकारी, यह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन
चुके हैं कि फ्रांस से लोगों को क्या मिला। जैसे अमेरिका से लोगों को लिखित संविधान मिला, तो वैसे फ्रांस से क्या मिलता, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता। हमने हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात की गई है। तो वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये चीज़ हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतिकारी हुई, उनमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्य क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में औद्योगिक क्रांति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा। छोटे घरेलू उद्योग धंधों का बड़े कारखानों ने ले लिया। हथकरघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग हुआ। रेल और जलयानों जैसे यातायात के नए साधनों का हुआ। यंत्र युग का अवतरण हुआ और इसे ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे चेंजेस हुए। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। प्लीज़ याद रखना कहाँ से हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है आपको। इसके पश्चात वह धीरे धीरे पश्चिमी विश्व में फैलती गई। पश्चिमी विश्व मतलब अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, पश्चिम के देश है। इस समय इंग्लैंड औद्योगिक रूप से इतना संपन्न हुआ कि इंग्लैंड का वर्णन विश्व कारखाना के रूप में करने, मतलब विश्व का कारखाना इंग्लैंड को बोला जाने लगा। पूंजीवाद का उदय, नए समुद्री मार्गों की खोज और इसके पश्चात यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के देशों के बीच व्यापार का नया युग प्रारंभ हुआ। समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आए, परंतु अकेले एक व्यापारी के लिए जहाज़ द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था। अब देखो पूंजीवाद, पूंजीवाद मतलब क्या होता है, पूंजीवादी देश भी हमें बोला जाता है। तो पूंजीवाद मतलब कि जहाँ पे प्राइवेट, मतलब कि जो हम प्राइवेट बोलते हैं ना हिंदी में कि यहाँ पे प्राइवेट है, तो प्राइवेट चीज़ों पर जिसका वर्चस्व हो, मतलब कि वहाँ पे सरकार का ये नहीं रहता, सरकार का उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता, उसके ऊपर किसका, प्राइवेट कंपनी का अधिकार होता है, उसे हम पूंजीवाद बोलते हैं। तो नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। इसके पश्चात यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के देशों के बीच व्यापार का एक नया, जैसे ही नए समुद्री मार्ग खोजे गए तो यूरोप और एशिया के बीच एक व्यापार शुरू हुआ और समुद्री मार्गों से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आए, परंतु अकेले एक व्यापारी के लिए जहाज़ द्वारा विदेशों में माल भेजना पॉसिबल था क्या, नहीं। फलस्वरूप अनेक व्यापारियों ने इकट्ठे आकर व्यापार करना प्रारंभ किया और इसी में संभाग पूंजी वाली कई व्यापारिक कंपनियों का उदय हुआ और पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायी था। पूर्वी देश मतलब हम लोग, पश्चिमी देश मतलब अमेरिका वाले। पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायी था। इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ गई। परिणामस्वरूप यूरोप के शासन व्यापारिक कंपनियों को सैनिकीय संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं देने लगे और इस व्यापार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों के धन संचय में वृद्धि होने लगी और इस धन संपत्ति का उपयोग पूंजी के रूप में व्यापार और उद्योग धंधे में किया जाने लगा। परिणामस्वरूप यूरोप के देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और इसके फलस्वरूप यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है कि जैसे कि समझो कोई एरिया है और मैंने क्या किया उसमें का, जैसे कि भी कम समझो कोई देश है, मैंने उनका कोई एक स्पेसिफिक जो जगह है उसको मैंने अपने कब्जे में ले लिया, तो मैंने उसे उपनिवेश बोलते हैं। किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेश स्थापित कहते हैं। तो किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को ही भू उपनिवेश कहा जाता है। किसी आर्थिक सैनिकीय दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस प्रदेश में, जैसे कि या तो मैं सैनिकीय दृष्टि पे या तो पैसे की दृष्टि पे मैं उनके राजनीति पे अपना वर्चस्व करूँगा, तो उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। यूरोपीय देशों की उस उपनिवेशवादी मानसिकता में से साम्राज्यवाद का उदय हुआ। विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अपने नए उपनिवेश स्थापित करना एक साम्राज्यवाद कहलाता है। विकसित राष्ट्रों द्वारा मतलब जो विकसित हैं, डेवलप हैं। अविकसित मतलब कि जो अनडेवलप हैं या तो जो डेवलप हो रहे हैं, अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही, मतलब कि जो मतलब समझ जाओ कि गरीबों द्वारा अमीरों को परेशान करना या तो उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना और नए नए उपनिवेश स्थापित करना, मतलब उनकी नई नई बस्तियों को अपने कब्जे में लेना, उसे हम साम्राज्यवाद। जैसे कि अभी आप देखोगे चाइना कैसा है, विस्तारवादी है, वो हमेशा रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस, वो कहीं ना कहीं कब्जा कुछ ना कुछ सोचता है कि मैं इसके ज़मीन को हथिया लूँ, यहाँ पे कर लूँ, तो उसके अंदर बहुत मस्ती है।
एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने। और यूरोप के लोग साम्राज्यवादी, मतलब साम्राज्यवादी यूरोप के लोग आप देखेंगे जैसे अमेरिका में गए, उन्होंने 13 उपनिवेशों को अपने कब्जे में कर लिया। वैसे उन्होंने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ही कब्जा किया, बहुत ही अपना मनमानी किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने भारत में देखो साम्राज्यवाद कैसे स्थापित किया। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच कांटे की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। 1600 में अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में गोदाम की स्थापना की। सबसे पहले जहांगीर बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले परमिशन लिया और सूरत में उसने क्या किया, एक गोडाउन बनाया और इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता रहा। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, बाद में जाके अंग्रेज़ों और यूरोप की ये दोनों पार्ट है, पर इन्हें में आपस में ही लफड़ा हो गया। भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेजी और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों आए थे भारत में। वो सोचता था, अंग्रेज सोचता था भाई मैं ज़्यादा कमा के लेके चले जाऊँ, फ्रांसीसी सोचता था कि मैं ज़्यादा कमाऊँ, और दोनों सोचते थे कि मुझे ज़्यादा अच्छा मिले, वो सोचता था मुझे ज़्यादा अच्छा मिले, और अच्छा मिलने के चक्कर में दोनों में ही हो चुका। इस प्रतिद्वंदिता कंपटीशन के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए और जिसे हम कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कर्नाटक युद्ध क्या है। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से, बाद में अंग्रेज़ दबंग थे, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को भी कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध हुए कर्नाटक में, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, तो उसे हरा दिया और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट कंपनियां के सम्मुख कोई भी प्रबल यूरोपीय प्रतिस्पर्धी बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की देखो कैसे उन्होंने बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया, साम्राज्यवाद देखो कैसे किया। अब देखो बंगाल में क्या किया। बंगाल में भारत का अत्यंत समृद्ध संपन्न प्रांत था। 1756 में सिराज उद दौला बंगाल के नवाब पद पर आसीन हुआ। याद रखना 1756 में कौन बंगाल के नवाब पे, मतलब बंगाल का नवाब कौन बना, सिराज उद दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासन से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी और ये अधिकारी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने मुगल शासक से, जो उस टाइम पे जो मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक, मतलब वहाँ पे बंगाल का नवाब उस टाइम पे कौन था, वो सिराज उद दौला, तो उससे उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी और ये अधिकारी क्या करते थे, उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेज़ों ने नवाब से अनुमति प्राप्त किए बिना कोलकाता में अपने गोडाउन के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दिए और ये क्या करते थे उस टाइम पे, वो 1756 में वहाँ पे बंगाल का नवाब कौन था, सिराज उद दौला, और सिराज उद दौला इनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे कि हाँ आओ ठीक है तुम व्यापार करो। और ये भाई व्यापार करने के चक्कर में बाउंड्री ही मार दी इन्होंने, अपना गोडाउन के चारों ओर बाउंड्री मारने लगे। अब देखो बहुत चालाक थे अंग्रेज लोग, भरोसा करने लायक नहीं थे। परिणाम स्वरूप सिराज उद दौला ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर कोलकाता का गोडाउन अपने नियंत्रण में कर लिया। अब सिराज उद दौला का दिमाग खनक गया, बोला भाई ये तो आए थे, बोले व्यापार करेगा और ये भाई लोगों ने तो लफड़ा ही से कर दिया। ये भाई लोगों ने क्या कर दिया, चारों ओर बाउंड्रीज मार दिया, और बाउंड्री अगर मारेगा तो फिर ऐसा धीरे धीरे बाउंड्री मारते मारते तो पूरा एरिया ही कैप्चर कर लेगा कोलकाता, पूरा बंगाल का। तो इसने मैटर किया और बाद में सिराज उद दौला ने अंग्रेज़ों को भारी वाला डायरेक्ट लफड़ा ही कर दिया, और लफड़ा करने के बाद डायरेक्ट ये जो था कोलकाता का जो गोडाउन था उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना से अंग्रेज पूरी तरह से बौखला गए, बहुत गुस्से में आए। अंग्रेज बोलते सिराज उद दौला तेरे को मैं देख लेगा, ठीक है तू देख ले। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति बोलते हैं ना, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति मतलब चुपचाप बैठे रहने का और अंदर अंदर मस्ती करने का और अंदर अंदर वाट लगाने का और सामने वाली सरकार को गिरा देने का। तो कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति, अब अंग्रेज़ों के मन में बहुत गुस्सा था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया पता है कि जो ये सिराज उद दौला का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, मीर जाफ़र,
अब सेनापति तो उसको सब टॉप सीक्रेट पता होगा, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट मीर जाफ़र, रॉबर्ट क्लाइव ने डायरेक्ट मीर जाफ़र को ही अपने कब्जे में ले लिया, पैसे वैसे का लालच दे दिया और उसको अपने पक्ष में ले लिया। और 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की सेनाएं आमने सामने आई, परंतु मीर जाफ़र जो था वो तो पैसा खाया था ना, वो था लड़ रहा था सिराजुद्दौला की साइड से ही, पर भाई तो किसी और से पहले ही उसका डील हो चुका था। और ऐसा हुआ, उसने डायरेक्ट मीर जाफ़र के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया और परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला क्या हो गया, हार गया। तो देखो, अपने जो आसपास लोग बहुत ही खास होते हैं ना, तो उनके ऊपर भरोसा कम किया करो। देखो ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला को किसने, सिराजुद्दौला हारने वाला नहीं था, उसको किसने हराया, अपनों ने हराया। तो वही वाली कहावत है, कहावत याद होगा ना, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। वाह 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 वाह। आगे, अंग्रेज़ों के समर्थन से मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। अब देखो, अब अंग्रेज़ों ने समर्थन देके मीर जाफ़र को ही, जो सेनापति था उसको ही नवाब बना दिया। आगे चलकर विरोध किए जाने पर अंग्रेज़ों ने उसके दामाद, अब आगे जाकर अब मीर जाफ़र भी विरोध करने लगा, तो जो विरोध करेगा अंग्रेज उसको हटा देते, दूसरों को बनाते थे। अब आगे जाके विरोध करने पर उसके दामाद, दामाद मतलब पता है ना, दामाद मतलब मीर जाफ़र की मतलब जो लड़की होगी उसका जो हस्बैंड होगा, तो उसका जो दामाद था मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास करते ही अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को फिर से नवाब से हटा दिया। वाह। पहले सिराजुद्दौला ने मैटर किया तो सेनापति को बिठाया, सेनापति से लफड़ा हुआ तो डायरेक्ट उसके दामाद को, कासिम को बुला दिया, कासिम को बुलाया तो कासिम से हुआ तो फिर से उन्होंने मीर जाफ़र को फिर से बिठाया था गद्दी पे। देखो, बंगाल में चल रही गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए मेन इनका क्या था पता है, जो ज़्यादा प्रबल बनता था, जो ज़्यादा दिमाग लगाने लगता था, डायरेक्ट उसको बाहर करते थे और अपना वर्चस्व दिखाते थे इन लोग। मीर कासिम, अयोध्या का नवाब सूराजुद्दौला और मुग़ल शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकत्रित अभियान चलाया और बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज़ों विजयी हुए और बक्सर की लड़ाई में भी अंग्रेज विजयी हुआ। और इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल के सूबे की में दीवानी अर्थात राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो, इलाहाबाद की जो संधि हुई है आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का जो सूबा है वहाँ पे दीवानी मतलब जो रिवेन्यू इकट्ठा करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और इस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना मस्त न्यू स्थापित कर लिया। अब देखो, मैसूर वार क्या हुआ, अंग्रेज और मैसूर में कैसी लड़ाई हुई। मैसूर में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो टीपू सुल्तान का और हैदर अली का आता है, उनके पापा का नाम है। मैसूर राज्य में हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। हैदर अली ने विद्रोह करके अपने अधिकार में ले लिया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का सत्तासीन बना। मतलब कि जब हैदर अली का डेथ हो गया तो उसका बेटा आया टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों के विरुद्ध पूरे प्राणपण से युद्ध किया। देखो, अंग्रेज़ धीरे धीरे पहले बंगाल को अपने कब्जे में लिए, तो ऐसे एक धीरे धीरे कर्नाटक को अपने कब्जे में लिया, तो धीरे धीरे पूरे इंडिया पे वो कब्जा करने लगा। मैसूर में उन्होंने पहले जो हैदर अली पहले राजा था, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से जमकर लड़ाई ली और 1799 में जो मैसूर की शायद जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में हुए युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर को भी अपने अधिकार में ले लिया। जाओ अंग्रेज़, तुम ले लो सब। सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार। अब देखो, सिंध कैसे कब्जा मारते हैं। भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा की ओर मुड़े। उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफ़गानिस्तान से आक्रमण करेगा। अब देखो, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, तो ऊपर की बात हो रही है, मतलब ये इंडिया का ये जो पूर्वी पट्टा है ना, मतलब सॉरी उत्तरी पट्टा है ना, यहाँ की बात हो रही। तो यहाँ से सिंध नदी जाती है, सिंधु नदी। तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, अपने पता है आपको, अफ़गानिस्तान का इंडिया से बॉर्डर है। तो भारत अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिम उत्तर सीमा की ओर मुड़े। अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाने लगे अंग्रेज, पश्चिम और उत्तर की ओर। उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफ़गानिस्तान से आक्रमण न कर दे। आपको पता होगा कि इंडिया के जो एशिया है उसके ऊपर रूस ही है।
परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया। अफगानिस्तान में जाने वाले मार्ग सिंध से होकर ही जाते थे। अंततः सिंध का महत्व अंग्रेजों ने समझ लिया और इसलिए उन्होंने सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया। वाह अंग्रेज, आप तो बहुत सही निकले। आपने मैसूर भी ले लिया, कर्नाटक भी ले लिया, बंगाल भी ले लिया, तो मुझे भी लेके चले जाओ ना आप। सिंध भी ले लिया आपने, वाह वाह अंग्रेज वाह। नेक्स्ट नेक्स्ट, सिख सत्ता की पराजय। अब देखो पंजाब का मैच, रणजीत सिंह जो राजा थे उन्होंने बहुत ही अच्छा लड़ाई किया। थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, देखो दोस्तों इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। क्या थोड़ा सा बोर मत हो यार, थोड़ा पढ़ लो। सिख सत्ता की फतेह। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब की सत्ता रणजीत सिंह के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा। ये बहुत बड़ा है इनका अलग अलग, तो दलीप सिंह बैठा। उसकी ओर से उसकी माँ रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चलाने लगे, परंतु सरदारों पर उसका अंकुश नहीं था। देखो क्या हुआ पता है? सबसे पहले पंजाब की सत्ता पर रणजीत सिंह का हाथ था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दलीप सिंह बना। दलीप सिंह के बाद उनकी जो पत्नी, दलीप सिंह तो गद्दी पर था, पर राजा कौन का प्रशासन कौन चलाता था? उनकी माँ जिंदन। और यह अवसर पाकर अंग्रेज़ों ने पर सरदारों पर उनका अंकुश नहीं रहा था, और यह अवसर पाकर अंग्रेज़ों ने सरदारों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया। अब देखो सरदार लोग जो थे वो जिंदन की बात ही नहीं मानते थे, उनकी मम्मी की, दलीप सिंह की मम्मी की बात ही नहीं मानते थे। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो अगेंस्ट में था, जैसे दो पार्टी है, जो अगेंस्ट पार्टी में तो अंग्रेज़ उससे जाके दोस्ती करते थे, जिससे उन्हें एक फ़ायदा प्राप्त होता था। अंग्रेज़ पंजाब पर आक्रमण करेंगे, अंग्रेज़ पंजाब पे आक्रमण करेंगे, और ऐसी सोच सिखों की बन गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया, और सिखों को ऐसा फील होने लगा कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले, तो सिख लोग ने ही आक्रमण कर दिया, और उन्होंने सिख और अंग्रेज़ों के बीच प्रथम युद्ध में सिख जीत गए। प्रथम युद्ध में ही सिख हार गए, और अंग्रेज़ों ने दलीप सिंह को गद्दी पर यथावत बिठाए रखा। और अंग्रेज़ों ने बोला दलीप सिंह तो बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। पंजाब में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और यह कुछ स्वतंत्र प्रिय सिखों को मान्य नहीं था। और जो सिख थे, मतलब कि जो स्वतंत्र थे, मतलब जिन्हें पराधीनता थोड़ी भी पसंद नहीं थी, तो उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। मुल्तान का अधिकारी मूलराज ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया, और इस युद्ध में हजारों सिख सैनिक उतर आए, और इस युद्ध में भी सिख पराजित हुए। देखो पहला युद्ध हुआ उसमें ही पराजित हुए, दूसरे वाले में ही पराजित हुए। अंग्रेज़ों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य में जोड़ लिया, और लास्ट में अंग्रेज़ बोले भाई ज़्यादा उड़ रहे हो तुम लोग, चलो अब मेरे कब्जे में लेकर आओ पंजाब। मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण और प्रबल सत्ता थी। मराठों को पराजित कर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी, इसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आप बहुत ही आराम से बैठे रहो, मैं नेक्स्ट लेसन भी आपके लिए बहुत ही मज़े से लेकर आता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कितना भारी है ये। कैसे हमने पढ़ा कि मैटर चालू होता है यूरोप से, अमेरिका भी हम लोग जाके आए। अमेरिका जाने के बाद आपको पता है कि बार्थोलोम्यूस डायस जो था वो आया था इंडिया ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते कहाँ पे पहुँच गया? डायरेक्ट वो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप पे चले गया। बाद में फिर दूसरा वहाँ से कौन निकला? कोलंबस निकला। कोलंबस कहाँ पे भाग गया? अमेरिका ही पहुँच गया। और तीसरा कौन निकला था? तीसरा वास्को द गामा, फिर वो इंडिया आया। तो ऐसा चलता रहता है, ढूंढते रहो, एक दिन पहुँचोगे। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो उपनिवेशवाद भी हमने पढ़ा। साम्राज्यवाद, जैसे चाइना कैसा कर रहा है, विस्तारवाद कर रहा है। ये मैसेज अगर चाइना में मेरा वीडियो सुनेगा तो चाइना उसको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ लोगों को पता चल गया कि हम, मतलब उनका माइंड कैसा है, एक्सपांसन के ऊपर है। तो दोस्तों आप अगर देखोगे तो पूंजीवाद भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हमने सब पढ़ा। बाद में हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार धीरे धीरे इंडिया को कब्जे में लिया। सबसे पहले बंगाल से चालू हुआ मैटर। सिराजुद्दौला को कैसे भगाया? सिराजुद्दौला पहले खा रहे थे। सिराजुद्दौला कुछ नहीं बोला। एक दिन तो जाके अपने गोडाउन के चारों ओर बाउंड्री मरवा दिया इन लोग ने। तो सिराजुद्दौला का तो दिमाग खनका, बोला तुम लोग ज़्यादा होशियारी मार रहे हो, अब भी जल्दी से निकलो। बाद में उसने उसके सेनापति को कूटनीति का प्रयोग किया। बोलते हैं ना आज भी डिप्लोमेटिक रिलेशन चलता है ना कंट्री के बीच में, डिप्लोमेटी मतलब चुपचाप बैठे रहो,
शांति से ही डायरेक्ट हमला करने का। तो वही वाला मैटर हुआ, लास्ट में सिराजुद्दौला हार गया और बंगाल चले गया अंग्रेज़ों के कब्जे में। बाद में मैसूर भी ले लिया, उसके टीपू सुल्तान को हरा के 1799 में मैसूर ले लिया। कोई बात नहीं, ले लो जाओ। सिंध पर भी सोचा कि अफ़गानी रूस जो है हमारे ऊपर हमला करेगा अफ़गानिस्तान से, इसलिए सिंध भी कब्जे में मार लिया। बाद में रणजीत सिंह का जो बेटा था दलीप सिंह, उसको तो गद्दी पे बिठाया था, वो तो पूरी तरह मनमोहन सिंह था। जैसे मनमोहन सिंह गद्दी पे बैठे थे, सोनिया गांधी अपना जो बोलती थी वही मनमोहन सिंह करते थे, वही हाल था। बाद में सेम मैटर हुआ और बाद में पंजाब भी उसके कब्जे में गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला लेसन ना तो तुम्हारा भाई एकदम हार्ड डिच पढ़ाने वाला है। थैंक यू सो मच।